गुड इवनिंग सभी को। एक बार जो जो ऑनलाइन नहीं आए उनको ऑनलाइन बुला लीजिए। अभी कुछ ऑनलाइन कनेक्ट हुए नहीं सारे स्टूडेंट, तो एक बार उनको बुला लीजिए, फिर अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीएससी का रिजल्ट कब आएगा? आ जाएगा बीएससी का रिजल्ट भी लगभग 1 या 2 दिन में आ जाना चाहिए। बीएससी का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो 2 वीक में आने का बोला है, तो ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर का पहले ही आएगा। एक बार जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ वो क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है सरल आवृत्ति दोलक की मूल ऊर्जा स्तर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी क्या निकालनी है अपन को? ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। अब ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे निकालते हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो कल अपन ने देखा था कि क्या देखा था अपन ने कल कि हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी अपन ने निकाली थी। उसी प्रोसेस वही प्रोसेस काम में लेते हुए अपन को क्या निकालना है? SHM सरल आवृत्ति दोलक की मूल ऊर्जा स्तर निकालना है। यानी जो SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है या सरल आवृत्ति दोलक है, तो यहाँ पे SHM कर दो या SHO कर दो, जो भी होगा अपन टॉपिक में कर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, ये O कर देना, एम नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ऑसिलेटर है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज का टॉपिक जो था सरल आवृत्ति दोलक की मूल ऊर्जा स्तर। आवाज मेरी क्लियर है? जो लिखा हुआ बोर्ड पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी? सरल आवृत्ति दोलक की। तो सरल आवृत्ति दोलक, सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि सरल आवृत्ति दोलक क्या होता है। उसके बाद अपन को समझना है कि जो आवृत्त होती है, आवृत्ति गति कौन सी होती है, दोलक कैसा होता है, और इसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती है, जैसे अपने कल हाइड्रोजन एटम की आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे ही अपनी इसकी भी कुछ ना कुछ ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी। वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आएगी उसकी आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किसकी? सरल आवृत्ति दोलक की। तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक लगा लेता हूँ, सरल आवृत्ति दोलक। तो सबसे पहले तो अपन को इसको समझना है कि ये सरल आवृत्ति दोलक क्या होता है। तो यदि मैं बात करता हूँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो आपने ऑसिलेटर तो सबने देखा होगा। दोलक एक यहाँ पे लिखा हुआ है आवृत्ति। आवृत्ति का मीनिंग क्या होता है कि यदि कोई पार्टिकल है, मान लिया कि यदि कोई पार्टिकल है, कंसिडर किया कि ये कोई पार्टिकल था, ए से बी पॉइंट तक
यहाँ पे कोई कण रखा था, ये कण यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है और यहाँ से वापस यहाँ पे आता है, तो वो क्या कहलाती है, एक दोलक कहलाता है उसका। यानी यदि सिंपल पेंडुलम भी देखा हो तो पेंडुलम कुछ इस टाइप से होता है। इस पेंडुलम को मैं यदि इस टाइप से यहाँ पे लाके विस्थापित कर देता हूँ तो वो क्या करता है, यहाँ से इस टाइप से ये क्या करता है, गति करता है, इस टाइप से गति करता है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जब ये मोशन करेगा तो कैसे करेगा, अपने पास पार्टिकल को मैंने यहाँ पर लाकर विस्थापित करके छोड़ा तो ये एक राउंड ऐसे जाएगा, एक राउंड वापस ऐसे जाएगा, वापस ऐसे जाएगा, वापस ऐसे जाएगा। यानी ये क्या कर रहा है, एक ही पथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ही पाथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक ही पाथ को जो रिपीट करता है वो क्या कहलाता है, अपनी एक तरह से आवर्त गति कहलाती है। क्या कहलाती है, या आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवृत्ति। देखो एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या आवृत्ति और इसकी आवृत्ति में डिफरेंस होता है। तो इंग्लिश में ये वर्ड दोनों चेंज है, एक तो फ्रीक्वेंसी जिसको अपन हर्ट्ज में लिखते हैं वो अलग है, और एक जो आवृत्ति ये है, आवर्त का मतलब होता है या तो आवर्त बोलो या फिर इसे आवृत्ति बोलो या फिर इसे क्या बोल सकते हो, आवर्त। आवर्त का मतलब क्या होता है कि एक ही पद का बार बार वो क्या करे, रिपीट करे, तो वो क्या कहलाता है, अपनी आवर्त गति कहलाती है। अब अपन बात करते हैं कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। तो ये जैसे कि अपना सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम क्या करता है, जैसे कोई भी पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, जब मैं इसको यहाँ पे लाके डिस्प्लेसमेंट करके, यानी कोई भी डिस्प्लेसमेंट करके, मान लिया कि ये यहाँ पे मैंने ये डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से लाके छोड़ दिया और वापस ये क्या जाएगा, इस साइड जाएगा। यानी एक दोलक करने में ये कितना करेगा, तो देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यदि एक बार ए जाएगा तो एक बार क्या जाएगा, 2a। यानी एक दोलक यहाँ से यदि आप जाते हो तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, अपना एक दोलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक दोलक। तो ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि सरल आवृत्ति किसे कहते हैं, सरल आवृत्ति दोलक में क्या होता है। तो आपको तीनों टर्म समझ में आ गई होगी कि सरल आवर्ती दोलक वह दोलक होता है जो एक ही पथ का क्या करे, अनुसरण करे, एक ही पथ को बार बार क्या करे, रिपीट करे, वो कहलाता अपना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सरल आवर्ती दोलक। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी ग्राउंड स्टेट ने एनर्जी निकालनी है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की। तो देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं उसकी बात करें। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन आए, एक बार जो ऑनलाइन नहीं आए उनको ऑनलाइन बुला लीजिए लाइव में। तो अपन बात करते हैं कि इसकी सरल आवर्ती दोलक की मूल ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, देखो वहां जो अपन ने कल डेरिवेशन किया था वो भी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो आज अपन कर रहे हैं वो भी क्या अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो डेरिवेशन ऐसे है जो एग्जाम में रेगुलर एक न एक बार पूछे जाते हैं, कई एक बार वो पूछा जाएगा तो एक बार ये पूछा जाएगा। यानी दोनों डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है, या तो ग्राउंड स्टेट की हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछेगा या फिर सरल आवर्ती दोलक की ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछेगा। यदि अपन बात करते हैं इसको समझते हैं कि कैसे होगा ये सॉल्व, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि कोई भी पार्टिकल मान लेता हूँ, उस कण का द्रव्यमान कितना माना मैंने, m। क्या माना मैंने, कोई कण ले लिया और कण का द्रव्यमान कितना ले लिया मैंने, m ले लिया। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास कण का द्रव्यमान m। जब कण का द्रव्यमान अपने पास m है, अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि वो क्या करता है, एक ही, यानी उसको मैंने कुछ दूरी पर लाके डिस्प्लेसमेंट या विस्थापित करके छोड़ दिया, तो उसमें क्या आएगी, कुछ स्थिति में अनिश्चितता आएगी, संवेग में अनिश्चितता आएगी। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो काम में लेते हुए अपन को क्या निकालना है, इसकी मूल ऊर्जा स्तर या ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले तो क्या माना कि कोई भी n कण का क्या अपने पास द्रव्यमान है, और n कण जब ये द्रव्यमान है और ये किसी भी, मान लिया कि x दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो माना कण का द्रव्यमान m है और यह x दिशा में क्या है, गतिशील है। x दिशा में क्या है, गतिशील है। अब जो कल वाला किया था और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो आप समझना। यदि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत काम में लो, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से ये सिद्धांत कहता है अपने पास क्या, कि कोई डेल एक्स होता है, क्या होता है, कोई डेल एक्स होता है, और कोई क्या होता है अपने पास, डेल पी एक्स होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अपने पास एच कट बाय 2 के। कितना होता है अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, सबने पढ़ा है। अब यहाँ पे जो अपन ने कल वाला डेरिवेशन किया, यदि अपने वो पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो भी देख लेना, उसके बाद भी ये देखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स और डेल पी एक्स, इसकी जगह मैंने वहां पे क्या लिया था, एच कट बाय 2 की जगह क्या लिया था, एच लिया था।
यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जब h कट बाय 2 है तो अब यहाँ पे स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी और संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी वो अपन को निकालना है। अब देखो ये कोई परमाणु की तो बात नहीं कर रहा, जब परमाणु की बात नहीं कर रहा है यानी यहाँ पे क्या अपन को काम में लेना है, h कट बाय 2 ही काम में लेना है। जो अपन ने कल काम में लिया था वो क्या लिया था, h कट लिया था। तो यदि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे स्थिति में अनिश्चितता की बात करूं, किसकी बात करूं, स्थिति में अनिश्चितता। अब यहाँ पे देखो जो स्थिति में अनिश्चितता होगी वो कितनी होगी, अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में, वो कितनी होगी, ये कितना है आपका डेल एक्स है, ये कितना आपका डेल एक्स है। अब मैंने क्या किया, अपने पास है क्या सरल आवर्ती दोलक, तो उसको मैं क्या करता हूँ ए दूरी पर लाकर उसको छोड़ता हूँ, क्या करता हूँ ए दूरी पर लाकर उसको छोड़ता हूँ, यानी कोई ए दूरी पर मैंने लाया उसको छोड़ दिया, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है वो कितना है, ए है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट एक सरल आवर्ती दोलक यानी एक दोलक में वो कितनी दूरी तय करेगा, जब मैंने ए दूरी तय करके छोड़ा है तो वो टोटल एक दोलक पूरा करने में 2a दूरी तय करेगा, यानी एक बार जाएगा और एक बार आएगा, यानी टोटल दूरी कितनी होगी इसकी 2a। तो ये इसका स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी 2a। यदि मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2a डेल पी एक्स अपने पास क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, जब स्थिति में अनिश्चितता तो आ गई अपने पास, अब मुझे क्या निकालना है संवेग में अनिश्चितता। तो संवेग में अनिश्चितता क्या आ जाएगी अपने पास, यदि मैं संवेग में अनिश्चितता की बात करूं तो संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी अपने पास क्या, डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। तो ये 2 तो ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे क्या है 2a है, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2a। यानी मैं कह सकता हूँ कि संवेग में अनिश्चितता आएगी डेल पी एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन में 4a आ जाएगा। क्लियर। तो देखो स्थिति में अनिश्चितता आ गई, संवेग में अनिश्चितता आ गई, तो ये तो अपने क्या निकाली, दोनों की अनिश्चितता निकाल ली कि स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी और संवेग में अनिश्चितता क्या होगी। अब मुझे निकालना क्या है कि सरल आवर्त दोलक की मूल ऊर्जा स्तर निकालना, यानी आपको एनर्जी इसकी पता होनी चाहिए, क्योंकि अपन को निकालना क्या है उसकी ऊर्जा निकालनी है। तो यदि मैं बात करता हूँ सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा यानी सिंपल पेंडुलम की ऊर्जा की बात करता हूँ, तो इसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है अपने पास, गतिज ऊर्जा प्लस की स्थितिज ऊर्जा। ये सभी आप जानते हो कि गतिज ऊर्जा प्लस का क्या होता है अपने पास स्थितिज ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है अपने पास, तो गतिज ऊर्जा क्या कहती है अपने पास, गतिज ऊर्जा को अपन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा तो जो अपन ने लिखी थी पी की टर्म में लिखते तो वो तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m, क्या आ जाएगा अपने पास पी स्क्वायर बाय 2m। और यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूँ, तो देखो जो अपन ने कल क्या लिया था, हाइड्रोजन एटम लिया था किसी भी परमाणु में, तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट जो उसकी स्थितिज ऊर्जा थी वो क्या ली थी अपने माइनस का ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि कोई भी दो आवेश होता है, ये कोई दो आवेश था और इसकी स्थिति यदि r डिस्टेंस पे है तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या आती है आपके पास u इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r, और बीच में क्या था हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ze, तो एक के लिए ze आया था और एक के लिए क्या आया था इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे z इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। ये तो किसके लिए थी, आवेश के लिए, जिसमें अपने पास दो आवेश की बात हो रही थी। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है अपने पास, सरल आवर्ती दोलक की, और इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है आप जानते हो, कक्षा 11 से पढ़ के आ रहे हो, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर, ये अपनी क्या हो जाएगी टोटल कुल एनर्जी हो जाएगी। यदि कोई स्टूडेंट ने उसका जो माइक है वो अनम्यूट कर रखा है शायद, तो शायद कोई ना कोई आवाज आ रही है, तो वो कृपया करके जो म्यूट कर दे अपने माइक को, क्योंकि दूसरी आवाज यहाँ पे नहीं आए, केवल और केवल इस बैच में मेरी आवाज आनी चाहिए एक बार। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका माइक ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कुल ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस का स्थितिज ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे आपको P की वैल्यू पता है और x की वैल्यू भी पता है। P यहाँ पे क्या व्यक्त कर रहा है, संवेग में अनिश्चितता को व्यक्त करेगा, और x यहाँ पे क्या व्यक्त कर रहा है, स्थिति में अनिश्चितता को। तो P की वैल्यू है अपने पास h कट अपॉन में 4 है, और जो x की वैल्यू है वो क्या अपने पास 2 है। तो यदि मैं ये वैल्यू रखता हूँ दोनों संवेग की, एक तो ये वाली वैल्यू रखता हूँ और एक कौन सी वैल्यू रखता हूँ, ये वाली। तो जब ये न्यूनतम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की या न्यूनतम की, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल पी एक्स है या डेल पी होगा वो किसके इक्वल होगा अपने पास h कट अपॉन 4 के, और जो डेल एक्स है वो किसके इक्वल होगा 2a के।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2m, तो अपना ऐसे का ऐसे ही, और जो पी स्क्वायर है उसके क्या हो जाएगा एच कट स्क्वायर। ये एच कट स्क्वायर अपॉन में क्या है अपने पास 2m बाहर रख लिया, और ये 4a है, और यहाँ पे क्या बता रहा है पी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस का 1/2m एक्स का कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स का हो जाएगा अपने पास 2a, तो ये हो जाएगा अपने पास 2a का होल स्क्वायर। ये भी क्या है अपने पास टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एच कट स्क्वायर अपॉन में 16×32 ma स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास। ये अपने पास क्या आ रही है टोटल एनर्जी आ रही है, क्या आ रही है अपने पास, देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी ई न्यूनतम निकालना है, क्या निकालना है ई न्यूनतम। तो सरल आवर्ती दोलक के लिए जो ई न्यूनतम होगा वो क्या होगा, यानी ई का न्यूनतम पॉइंट निकालना है। तो जैसे अपन ने कल निकाला था, कल न्यूनतम निकालने के लिए क्या किया था, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए ई का इसके दूरी के आर के रेस्पेक्ट में क्या किया था मैंने, अवकलन करके 0 के इक्वल रखा था, तो वहां से क्या निकलता है मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकलता है, उस वैल्यू को आप वापस यहाँ पे लाके रखोगे तो आपका क्या निकल जाएगा टोटल ई मिनिमम निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ न्यूनतम मान के लिए कि ई के न्यूनतम मान के लिए, तो ई का जो न्यूनतम मान होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, जो ई का न्यूनतम मान होगा वो अपने पास ई इज इक्वल टू, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब न्यूनतम मान होगा तो उसके लिए डेल ई अपॉन में डेल ए इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो जब यहाँ पे ये वैल्यू आप 0 करोगे, यानी मुझे क्या करना है इसका ए के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, इस पूरी टर्म का अवकलन करना है, किसके इक्वल में पुट करना है 0 के इक्वल में, तो करो इसका अवकलन। देखो एच कट स्क्वायर अपॉन में एम 32, ये तो मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया, ठीक है, एच कट स्क्वायर अपॉन में 32m तो ऐसे का ऐसे रख दिया। इसका मैं अवकलन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास डेल बाय डेल ए और 1 अपॉन का ए स्क्वायर, फिर प्लस का ये कितना हो जाएगा अपने पास, इसको मैं कट कर सकता हूँ तो 2m स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन डेल ए, और किसका अवकलन होगा यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। इसका अवकलन करो क्या आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन में 32m तो ऐसे का ऐसे, और ये कितना आ जाएगा, इसका मैंने अवकलन करके बताया था कि जब भी आपके पास ए स्क्वायर की टर्म होती है उसका यदि अवकलन करते हो किसके रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा ए की पावर ये हो जाएगा -2 और डेल बाय डेल ए, और इसका अवकलन करोगे तो -2 आगे आ जाएगा ए की पावर -3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 की पावर ए क्यूब, ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन में ए क्यूब हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा अपने पास 2a इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो एच कट स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास एच कट स्क्वायर 32ma क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 2 पहले से ही था तो 2 आ जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4m स्क्वायर और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। तो यहाँ तक बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। क्या किया अपन ने कि क्या निकालना था, सरल आवर्ती दोलक की मूल ऊर्जा स्तर निकालनी थी, तो सबसे पहले स्थिति में अनिश्चितता निकालनी थी, उसके बाद संवेग में अनिश्चितता निकालनी थी, और इसके बाद मैंने क्या किया स्थिति और संवेग में अनिश्चितता निकालने के बाद क्या किया कुल एनर्जी आपको पता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को संवेग की टर्म में पी स्क्वायर बाय 2m की टर्म में लिखते हैं गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को किस में लिखते हैं 1/2m स्क्वायर एक्स स्क्वायर की टर्म में लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2m, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो पी की वैल्यू क्या है एच कट अपन 4 है, तो ये हो गया 1/2m स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व किया, और यहाँ पे न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या किया ई का ए के रेस्पेक्ट में अवकलन किया, ताकि यहाँ से क्या निकलेगी ए की वैल्यू निकलेगी, उस ए की वैल्यू को आप वापस कहाँ पे लाके रखोगे इस वाली इक्वेशन में लाके रखोगे, या इस वाली इक्वेशन में लाके रखना, तो अपना क्या निकल जाएगा फाइनल आंसर ई मिनिमम निकल जाएगा। तो ये तो हो जाएगा अपने पास ये वाला, ठीक है, इतना एक बार नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे की टर्म में सॉल्व करता हूँ। दो मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए।
इसके बाद अपन को क्या करना है, ये 0 के इक्वल में रखा है तो ये टर्म इधर भेज के अपन को क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू निकाल सकते हो। यदि आप इस टाइम नोट नहीं कर पाते तो ये क्लास 24 घंटे के लिए अपने रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन में भी अवेलेबल होती है, और जो 2-3 क्लास है वो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड की है। वो ओनली पूरी क्लास अपलोड नहीं होगी, वो केवल डेमो क्लास चल रही है, जितने ही अपलोड होगी उसके बाद अपलोड नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूट्यूब पर अवेलेबल हो रही है वो कौन सी डेमो क्लास चल रही है, उसी को मैंने अपलोड किया है, जो इसकी रिकॉर्डिंग है। तो इसकी रिकॉर्डिंग 24 घंटे तक किसी ऐप में आपके पास अवेलेबल रहेगी, उसके बाद वहां से हटा दी जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच कट अपॉन में 4a। क्लियर। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो आगे कैसे सॉल्व करते देखते हैं इसको। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे कि इसमें इसको 0 के इक्वल में रखता हूं, तो 0 के इक्वल में रखता हूं तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी 4m, ये वाली टर्म तो ऐसे की ऐसे 4m ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 2h कट स्क्वायर, या 2 को हटा के आप इसको 16 में कर देना तो 16m ए क्यूब, ठीक है। माइनस था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब मैं मुझे क्या निकालनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इधर आ जाएगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अपने पास एच कट स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 66 एम स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये A4 है तो मैंने इसका ए स्क्वायर निकाल सकता हूँ, तो वो कितना आएगा एच कट अपॉन में 8m ओमेगा। तो ये तो किसकी वैल्यू आई अपने पास ए स्क्वायर की आई। अब देखो यहाँ पे जो अपनी एनर्जी वाली टर्म थी, यानी ये वाली टर्म समीकरण 3 से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस ए की वैल्यू को कहां पे रखूंगा, इसमें तो अपना क्या माना जाएगा ई न्यूनतम। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो समीकरण 3 से अपना क्या निकलेगा ई मिनिमम निकलेगा, क्या निकलेगा ई मिनिमम निकलेगा। और ई मिनिमम कितना होगा एच कट स्क्वायर अपॉन में 32m ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास एच कट अपॉन में 8m ओमेगा। ये तो क्या हो गई अपने पास ये वाली वैल्यू हो गई, प्लस का ये कितना था देखो 2 था, तो 2 तो मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया m ओमेगा स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू वही एच कट अपॉन में 8m ओमेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो कि सॉल्व करने पर इसको क्या रिजल्ट आता है। देखो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, एक m से एक m कट जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या कटेगा एक h कट से एक h कट जाएगा, यहाँ पे क्या कटेगा एक m से एक m ओमेगा से एक ओमेगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास ये तो टर्म बचेगी अपने पास h कट ओमेगा अपॉन में 4, ठीक है। क्या बचेगी h कट ओमेगा बाय 4। ये वाली टर्म क्या बचेगी अपने पास, यहाँ पे भी मैं इसको काट सकता हूँ, तो 8 × 32 8 से कटेगा 4 बार, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास देखो ये ओमेगा भी ऊपर जाएगा, तो ये भी क्या बचेगा आपके पास h कट ओमेगा बाय 4, और ये क्या आ जाएगा अपने पास एक तरह से ई मिनिमम आ जाएगा। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ई मिनिमम कितना आ जाएगा आपके पास, तो ई मिनिमम आ जाएगा अपने पास 2h कट ओमेगा अपॉन में 4। तो जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा h कट ओमेगा अपॉन में 2, यानी जो ई मिनिमम आता है किसका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो कितना आता है अपने पास 1/2 h कट ओमेगा, कितना होता है 1/2 h कट ओमेगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा अपने पास इसका फाइनल रिजल्ट की सरल आवृत्ति दोलक की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकलती है वो कैसे निकलती है। एक एक स्टेप मैंने सॉल्व करके बताइए, एक एक टर्म मैंने सॉल्व करके बताइए। तो सबसे पहले तो क्या करना है इसमें स्थिति की अनिश्चितता निकालनी है। तो स्थिति की अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, जिसको मैंने a दूरी से विस्थापित किया तो वो एक बार जाएगा और एक बार आएगा, तब उसका एक दोलक पूरा होगा, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी उसकी स्थिति में अनिश्चितता 2 है। उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास संवेग की अनिश्चितता निकालनी है। तो संवेग में हाइजेनबर्ग में जहाँ डेल एक्स था वहां क्या रख दिया मैंने डेल एक्स की जगह 2a रख दिया, 2a रख के मैंने क्या निकाली डेल पी एक्स की वैल्यू, तो वो क्या आ गई अपने संवेग में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने किया कि जब मोमेंटम निकालने के बाद मैंने कुल ऊर्जा लिखी, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में मैंने p की वैल्यू रख दी, और जो यहाँ पे x था यानी स्थिति में अनिश्चितता को व्यक्त कर रहा था उसकी भी वैल्यू रख दी a की टर्म में। इसको जब मैंने वैल्यू रखी तो ये समीकरण 3 आई। अब मुझे क्या निकालना है E का न्यूनतम मान निकालना है, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे क्या निकालना था सरल आवृत्ति दोलक की ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है सबसे नीचे का लेवल होता है जिसे अपन न्यूनतम ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो न्यूनतम मान के लिए ई क्या न्यूनतम मान के लिए क्या करूंगा इसका मिनिमम केस यानी डेल ई अपॉन में डेल इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन यही करते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास। इसका मैंने क्या किया इस ई वाली टर्म का पूरे का ए के रेस्पेक्ट में क्या किया डिफरेंशिएट किया, तो अपने पास ये वाली टर्म आ गई। और ये टर्म आने के बाद जो मैंने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या हो जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू, और ए स्क्वायर की वैल्यू वापस मैंने समीकरण 3 में रखी तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा अपना एक तरह से
ई मिनिमम निकल जाएगा, और मिनिमम कितना 2h कट बाय ओमेगा अपॉन में 4 है, तो ये 1/2h कट ओमेगा हो जाएगा। तो श्रोडिंगर समीकरण से भी आप इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल सकते हो, और अपन निकालेंगे भी सही आगे वाली यूनिट में। तो देखो 1/2 क्या आ जाएगा अपने पास h कट ओमेगा, तो ई मिनिमम पे कितना आ जाएगा 1/2 h कट ओमेगा, और उसमें भी ई जो हाइड्रोजन एटम का निकाला था वहां पे कितना आया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ये जो क्वेश्चन आता है वो भी कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का। तो मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना कि जो ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा अनिश्चितता सिद्धांत से रिलेटेड। या तो वो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पूछेगा, या फिर उसमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछेगा किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, या फिर वो सरल आवर्ती दोलक की मूल ऊर्जा स्तर पूछेगा किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों में से ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया, इसमें से 99% तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका मिलना ही है। इसके बाद इसकी जो 2 एप्लीकेशन है जिसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में नहीं रहता, एक तो ये वाली एप्लीकेशन, एक स्पेक्ट्रम रेखा से रिलेटेड एक इसका अनुप्रयोग है, वो दोनों आते हैं क्वेश्चन, बट वो दोनों किस में आते हैं, जो आपका डेढ़ नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आते हैं, ठीक है। तो जो 3 नंबर में क्वेश्चन थे इस पार्ट से, तो वो मैंने आपको यहाँ पे आज कवर कर दिए। एक तो ये वाला, एक ग्राउंड स्टेट के हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और एक मैंने किया इसके हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या हो सकता है, इसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। विजय ने क्वेश्चन किया है कि अपने पास ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है अपने पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसके लिए तो आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो चैप्टर है कक्षा 11th का वो पढ़ना होगा, तब वहां से आप इसको प्रूव कर सकते हो कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर कैसे आता है। जैसे अपने पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी फिक्स रहती है, जैसे कोई पिंड यदि मैं उसको ग्रेविटेशनल के एस्पेक्ट में नीचे गिराता हूँ, तो मैं कुछ आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, उसके बेस पे आप ध्यान रखना कि यदि कोई पिंड है, मान लो कि यदि कोई क्या है पिंड है, वो पिंड यदि गुरुत्वाकर्षण के रेस्पेक्ट में वो नीचे गिरता है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है आपके पास, mgh होती है। कितनी होती है आपके पास, mgh। यदि मैं बात करता हूँ कि आपके पास कोई भी दो आवेश है, क्या है आपके पास कोई भी दो आवेश है, दो आवेश का मतलब होता है एक ये वाला आवेश और एक ये वाला आवेश, उसके बीच में आप डिस्टेंस कितनी आपकी r है, ये आपने अभी 12th क्लास में पढ़ रखा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है KQ1 Q2 अपॉन में कितनी आती है, R आती है। तो जब मैंने कल हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला था तो उसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास, जब मैं कोई हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा था तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आ जाएगा, U इक्वल टू KZE, और यहाँ पे क्या हो जाएगा E, और यहाँ पे ये क्या अपना इलेक्ट्रॉन है और ये क्या अपना नाभिक का आवेश बताता है ZE, अपॉन में क्या हो जाएगा R। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आया था माइनस का Z, जब हाइड्रोजन एटम में Z कितना हो जाएगा, Z इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा माइनस का E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा आपके पास R। तो ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी अपने पास जब कोई दो आवेश की बात करते हैं। अब यदि मैं कहता हूं कि यदि कोई आप सिंपल पेंडुलम की बात करते हो, सरल आवर्ती दोलक की करते हो, या कोई स्प्रिंग की करते हो, किसकी, या तो कोई पेंडुलम की करते हो, ये कोई पेंडुलम हो गया इस टाइप से, या फिर अपने पास कोई ऐसी स्प्रिंग है, ये क्या आपके पास कोई ऐसी स्प्रिंग है, तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो क्या आती है अपने पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसके लिए आएगी, जो एक ही पथ का क्या करता है, अनुसरण करता है, क्या करता है, एक ही पथ का अनुसरण करता है। बाकी ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। यदि आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ते हो तो वो स्प्रिंग भी क्या करती है, ऐसे 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 क्या करती है, वो ऑसिलेट करती है। तो ऑसिलेट करने पर वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये कुछ 2-3 कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई पिंड को गिराया जाता है पोटेंशियल एनर्जी mgh, यदि कोई दो आवेश के बीच की बात करता है तो U इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R, और यदि कोई पेंडुलम दोलक ऐसी कोई बात करता है, स्प्रिंग की बात करता है, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर। तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आपको ध्यान रखनी है, और यदि आपको इसका प्रूफ देखना है तो आपको कक्षा 11th के चैप्टर में जाना होगा।
बिल्कुल रोशन ने बताया, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग भी आता है। जैसे अपना एक प्रत्यानयन बल होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स, जिसे अपन प्रत्यानयन बल बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। उसके बेस पे अपने पास एक हुक्स लॉ और आता है, जिसमें एक स्प्रिंग के लिए 1/2 के एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, तो वो के की वैल्यू अपन एम और ओमेगा की टर्म में निकाल लेते हैं, और एक्स क्या होता है अपने पास, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बिल्कुल वो रोशन ने बोला है के की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास 2 पाई अपन में लेमडा, और उसको भी आप ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको एक बार नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। कर लिया नोट? फिर बढ़ते आगे। तो देखो, अपन ने नोट करने के बाद अपने पास क्या आता है कि मैंने जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ाया है, यानी जो आपका यूनिट फर्स्ट में डी वाला पार्ट है, जिसमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का अलग से एक पैराग्राफ दे रखा है सिलेबस में, तो उसमें मैंने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत करा दिया है। उसकी जो तीनों फॉर्म थी, स्थिति और संवेग वाली, पोजीशन और मोमेंटम वाली, एनर्जी और टाइम वाली, और एक एल जेड घटक वाली जिसमें कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन की टर्म थी, वो मैंने तीनों फॉर्म बता दी। या तो उसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, या फिर मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा जाएगा एक बार। तो देखो, एक तो हो जाएगा अपने पास कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, उस सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन भी कौन सा, जो 3 नंबर में पूछा जाएगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो एक तो जो सिद्धांत है वो किसमें, 3 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, या तो सिद्धांत पूछा जाएगा, सिद्धांत के जो रूप है अपने पास, स्थिति, संवेग का, तीनों संवेग का, या फिर अपन ऐसा भी पूछ सकता है कि जब इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कब आया, कहां से आया, उसका भी आपको मैंने थ्योरेटिकल बता दिया था, तो वो भी ध्यान रखना है कि कहां पर अच्छी समझ भौतिकी फेल हो जाती है, वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने बात की इसके अनुप्रयोग की, तो जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, उसमें मैंने 3 टर्म की बात की थी, डेल एक्स, डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। एक लिया था मैंने डेल ई डॉट डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, और एक लिया था मैंने डेल जेड और डेल थीटा जेड इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। ये 3 इसके फॉर्म थे। इसी के बेस पे या तो वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, जिसमें वो क्या क्या कह सकता है। देखो, इस न्यूमेरिकल में अपन को क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए क्या सकता है, एक तो स्थिति के बारे में बात पूछ सकता है, वो की स्थिति ज्ञात कीजिए, या स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। या फिर वो कह सकता है संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता पूछ सकता है। संवेग में अनिश्चितता न पूछे तो आप जानते हो कि P इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो यहाँ पे यदि डेल P है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग में अनिश्चितता, यानी ये वेग में भी अनिश्चितता पूछ सकता है। तो वेग में भी यदि अनिश्चितता पूछता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला ही काम में लेना है। अब यदि मैं कहता हूँ कि एक तो ऊर्जा में अनिश्चितता पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पास क्या अपने पास डेल ई आ रहा है, और E इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, एच न्यू होता है, और न्यू अपने पास क्या होती है, एक तरह से आवृत्ति होती है। जैसे अपन ने कल एक फोटोन की आवृत्ति का क्वेश्चन भी किया था, तो उसके बेस पे अपन ये भी निकाल सकते हैं कि इसकी जो फोटोन की आवृत्ति है उसकी भी अनिश्चितता वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चन यदि न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो स्थिति में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता, ऊर्जा में अनिश्चितता, आवृत्ति में अनिश्चितता के बारे में पूछा जाता है। यदि इसके बेस की बात करूं तो इसमें तो डायरेक्ट अपने पास वही है, कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग का डायरेक्ट दे दिया जाएगा, और ये थीटा जेड कोणीय विस्थापन होता है, तो इसके रिलेटेड अपन को न्यूमेरिकल वैल्यू देके वैल्यू ध्यान रखनी है। तो जो एच कट है वो क्या कहलाता है, अपना रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.054 10 की पावर माइनस 34 होती है। एक तो क्वेश्चन हो सकता है या तो आपका इसमें से बने। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एक क्वेश्चन आपका जो मैंने हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस था, एक तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और एक थी अपने पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी
ऑफ SHO यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इसमें इसकी जो एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी, न्यूमेरिकल करने के लिए भी आपको ध्यान में रखनी है। ई जो मिनिमम आया था वो कितना आया था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आया था अपने पास। और जो इसकी ई मिनिमम आया वो कितना आया आपके पास, ई मिनिमम आया वो कितना है आपके पास, 1/2 H कट ओमेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले है ये आपको ध्यान रखने हैं। यदि जो मैंने 3 क्लास ली है, 3 क्लास में से यदि आपने ये वाले तीनों ध्यान रख लिए तो आपके जो क्वांटम मैकेनिक्स में 3 नंबर है वो तो आपके मान लो कि आ गए, कोई नहीं रोक सकता आपको आने से। तो ये 3 नंबर तो आपके आ गए ऐसा ही मानो, क्योंकि आपने यदि सिद्धांत सही से पढ़ा है फर्स्ट क्लास का। सेकंड क्लास में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का हाइड्रोजन एटम निकाला था वो सही से देखा है। उसमें ध्यान रखना है इन इसमें और इसमें एक डिफरेंस आया था अपने पास कि इसमें जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत काम में लिया है उसमें H/2 की जगह क्या काम में लिया, ओनली H कट काम में लिया है। वो क्यों लिया है, क्योंकि जब अपन किसी परमाणु या एटम की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक माइक्रोस्टेट में आता है। माइक्रोस्टेट के लिए अपन क्या H/2 की जगह क्या काम में लेता है, वहां पे H कट काम में लिया था। और बाकी जगह अपन सब जगह क्या काम में लेंगे, H/2 ही काम में लेंगे। क्लियर, तो इन दोनों में एक तो ये डिफरेंस था। बाकी इसका जो ई मिनिमम निकालने का प्रोसेस है और जो इसका ई मिनिमम निकालने का प्रोसेस है वो सेम है। कैसे, इसकी मैंने क्या निकाली थी, जो ग्राउंड स्टेट की स्थिति में अनिश्चितता निकाली थी वो क्या आई थी आपके पास, एक तरह से आई थी डेल एक्स इक्वल टू आर आई थी। ठीक है, और वहां पे मैंने क्या किया था, जो एच निकाला था या जो संवेग में अनिश्चितता निकाली थी वो क्या आई थी आपके पास, एच कट बाय आर आई थी। क्योंकि अपने पास एच कट लिया था H/2 की जगह और वहां पे क्या आ गया था H/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a। तो 2a क्या अपने पास, a यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है। यदि आपने कहीं लिखा नहीं है तो यहाँ पे लिख देना कि यहाँ पे a क्या है अपना एक तरह से विस्थापन है। क्या है, जिस विस्थापन से अपन उसको लाके छोड़ते हैं तो वो एक दोलन करने लगता है, तो उस एक दोलक में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी उसकी 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अपने पास डेल एक्स तो 2 हो जाएगा और जो पी एक्स है या डेल पी एक्स है वो कितना हो जाएगा एच कट अपॉन में 4a हो जाएगा। क्लियर, तो ये वाली वैल्यू अपन ने सब ध्यान में रखनी है। तो ये इन दोनों में क्या था डिफरेंस था, यदि ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे डेरिवेशन निकालना हो चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो आप इसको निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया अपने पास किसका, 3 नंबर के क्वेश्चन का मटेरियल हो चुका है। अब इस चैप्टर की इस जो ये वाला पार्ट है इसकी कल एक लास्ट क्लास और होगी। उसमें एक तो जो डेड नंबर के क्वेश्चन आते हैं, डेड नंबर में वो दोनों एप्लीकेशन पूछी जाती है जो इसी के सिद्धांत की है। एक तो वन क्रम स्पेक्ट्रम वाली एप्लीकेशन है और एक है अपने पास जिसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में नहीं होता, वो दोनों एप्लीकेशन। और इसके बीच में बचे हैं कुछ न्यूमेरिकल, तो एक दो न्यूमेरिकल तो अपन आज देखेंगे और एक दो न्यूमेरिकल कल देखेंगे और इस तरह से चैप्टर को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लिया हो तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। यदि ये आपने कर लिया, जो मेरी 3 क्लास है वो आपने देख ली, यदि 3 क्लास देख ली तो आपके 3 नंबर तो पक्के हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, एक बार बोलो कमेंट करके बता दो बढ़े आगे। ठीक है, आपके 3 नंबर तो मैंने करा दिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसकी इस चैप्टर वाले की कल एक लास्ट क्लास और लेंगे जिसमें अपने पास 2 एप्लीकेशन है, वो डेड नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशन है वो, और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी डेमो क्लास की वीडियो है वो अभी मैंने यूट्यूब पर इसीलिए अपलोड की है कि एक बार शेयर हो जाए, फिर अपन सभी क्लास यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगे। यूट्यूब पर केवल कुछ क्लासें हैं वो अपलोड होगी, बाकी आप इसी क्लास या इसी ऐप में आप क्या जो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है उसी में ही आप देख पाओगे, वो भी 24 घंटे तक। तो उसके बाद जो जो भी आपके स्टूडेंट फिक्स हो जाएंगे एक बार की हमारा अपना पर्सनल बैच बना देंगे, वो चाहे स्टूडेंट अपन को कम होंगे वो चलेंगे, बट स्टूडेंट मेहनत करने वाले होने चाहिए, क्योंकि आपकी रिजल्ट की जिम्मेदारी मुझे लेनी है। और रिजल्ट यदि आपका अच्छा आएगा तो वो आपके लिए ही बेनिफिट है और रिजल्ट का चांस भी आपके लिए अच्छा लाने का लास्ट चांस है। ठीक है, अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो सुनो, एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस पे। एक गतिशील प्रोटॉन का किसी क्षण एक्स निर्देशांक एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है जिसमें दे रखा है 0.0123 mm तथा 0.0
127 के मध्य पाया जाता है। और पूछ रहा है कि उसके वेग के x घटक के मापन में अनिश्चितता की कोटि क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करना है, देखते हैं कौन सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है वो देखो कि कोई भी गतिशील प्रोटॉन है तो पार्टिकल कौन सा दे रखा है अपने पास, पार्टिकल दे रखा है अपने पास प्रोटॉन, यानी जो m है वो किसका लेना है, यहाँ पे प्रोटॉन का काम में लेना है। किसी क्षण x निर्देशांक दे रखा है जिसमें क्या 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 बोला इसने, एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में पाया जाता है। यानी मैंने बताया था कि इसमें एक तो पॉइंट ए है जो 0.0123 mm है, और एक पॉइंट बी है वो 0.00127 mm है, सॉरी 0.0127 mm है। यानी यहाँ पे जो डेल एक्स दे रखा है, जो स्थिति में अनिश्चितता होगी वो इन दोनों का क्या होगा, अंतर होगा। तो हम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो स्थिति में अनिश्चितता होगी वो क्या होगा अपने पास, डेल एक्स, और डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0127 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0.0123। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, और कितना है अपने पास, ये भी 0, और ये आ जाएगा अपने पास 0.004, यानी 123 पॉइंट के बाद 4 डिजिट तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा अपने पास, में आएगा। इसको जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.004 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा आपके पास, मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या था आपके पास, स्थिति में अनिश्चितता थी। अब मुझे निकालना क्या, इसमें मध्य पाया जाता है तो उसके वेग के x घटक में मापन में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए, यानी वेग में अनिश्चितता का मान निकालना है। क्या निकालना है, वेग में अनिश्चितता का मान निकालना है, यानी क्या निकालना है मुझे, एक तरह से डेल वी निकालना है। तो डेल वी कैसे निकाल सकते हैं अपन, उसकी बात करते हैं। तो देखो डेल वी निकालने के लिए मैं क्या करूँ अब, तो आप जानते हो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। ठीक है, अब यदि मैं कहता हूं कि यहाँ पे डेल एक्स और डेल पी एक्स, यहाँ पे मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डेल एक्स तो क्या है आपके पास, वो आ गया 0.004 10⁻³ वेग में अनिश्चितता निकालनी है, तो डेल एक्स एम डेल वी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू एच कट बाय 2। देखो आप यहाँ जी एक्स कंपोनेंट में लेते हो तो एक्स लेना, अगर नहीं लेते हो तो भी कोई गलत नहीं होगा, डेल एक्स और डेल पी भी आप ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल वी एक्स इज इक्वल टू एच कट बाय 2 एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास डेल एक्स। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल वी एक्स इज इक्वल टू एच कट अपॉन में, देखो एच कट की वैल्यू आप रख लो डायरेक्ट, क्या होती है 1.054 10⁻34। टू क्या है अपने पास, टू तो ऐसे का ऐसे। अब बताओ मुझे यहाँ पे मास किसका आएगा, मास किसका आएगा यहाँ पे पार्टिकल दे रखा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास आएगा यानी 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा अपने पास डेल एक्स, तो डेल एक्स कितना है अपने पास 0.004 इंटू 10⁻³ अब इसको मुझे आप सॉल्व करके बताओ कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए। इसको सॉल्व करो जल्दी से, और सॉल्व करके मुझे इसका फाइनल आंसर बताओ।
बताओ ये इसका आंसर, फाइनल आंसर कितना आएगा? यदि आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो ये कुछ फाइनल आंसर दे रहा है अपने पास 0.0789 या 0.079 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए इसका आंसर। कितना? 0.079 मीटर पर सेकेंड, ये इसका फाइनल आंसर आना चाहिए यदि आप इसको सॉल्व करोगे। 10 की पावर, सब सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है कि यहाँ से ये पॉइंट हटाओ तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, उन जीरो को काट दो जो जो कट रहा है। उसके बाद जो जो 10 की पावर है उसको सॉल्व करो पहले, तो 10 की पावर माइनस 34 प्लस ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस 3। यदि मैं आपको एक टर्म सॉल्व करके बताता हूँ, यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या था अपने पास 1.054 10 की पावर माइनस 34 था, अपन में क्या हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा अपने पास 0.004 इंटू 10 की पावर 3 है, तो यहाँ पे मैं 10 की पावर 3 एक बार ऐसे का ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। हटाओ यहाँ से, देखो कौन कौन कितने जीरो आप हटा सकते हो यहाँ से। यदि मैं यहाँ पे क्या था अपने पास 0.004 था, तो देखो यहाँ से मैं यदि जीरो हटाता हूँ तो 3 तो कितने आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ये पॉइंट हटाता हूँ तो 2 ऊपर आ जाएंगे। ये कितने, 1 2 3 और 4 थे नहीं, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यानी 1 जीरो और है। तो यहाँ पे ये जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, यानी 10 की पावर 4 भी कितना आ जाएगा, आपको दिख तो रहा है या कुछ कट रहा है स्क्रीन पे? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट पॉइंट हट जाएंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 1054 अपॉन में 2 इंटू 167 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना है, देखो माइनस 34 हो जाएगा, ये ऊपर ही है, ठीक है। ये प्लस ऊपर आ जाएगा तो प्लस 27, इसमें से 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा प्लस का 3, यानी 27 प्लस 3 कितना हो गया, 27 प्लस 3 30, और ये भी प्लस 3 ऊपर आएगा तो 33। तो 10 की पावर तो बच गया यहाँ पे -1, और इसको टर्म को आप सॉल्व करके वैल्यू निकालना तो ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगी। फिर इस 10 का डिवाइड कर देना तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.079 मीटर पर सेकंड का समथिंग इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो ये था अपनी आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास थी, तो मैंने जो आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कराया है इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट जिनको अभी पता नहीं है इस क्लास के बारे में या अपनी लाइव क्लास के बारे में, बहुत जने स्टूडेंट ऐसे भी जिनको नहीं पता, और आपके कोई क्लासमेट है, आपके यदि कोई फ्रेंड सर्कल है, तो आप उनको एक बार शेयर कीजिएगा कि बहुत ही कम फीस में अपना जो थर्ड ईयर का कंप्लीट पेपर है उसको आप पीसी से भी पढ़ सकते हो, मोबाइल से भी पढ़ सकते हो सकता है कभी लाइव क्लास अटेंड ना करो तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल मिल जाएगी आपको, यानी कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे करवा दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास में। और एग्जाम से पहले पहले, यदि आपकी एग्जाम मार्च अप्रैल में लगती है तो उससे पहले पहले आपका तीनों किताबें यहाँ पे कवर अप मैं कराऊंगा, ठीक है। और आपकी रिजल्ट की जिम्मेदारी में मेरी रहेगी यदि आप मेरे से प्रॉपर कॉन्टेक्ट में रहते हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करके स्टूडेंट को भी इंक्रीज करवाना है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते, उन सबसे कहिए और अपनी जो वीडियो है वो शेयर करवाइए, क्योंकि ये कुछ डेमो वीडियो वो यूट्यूब पर भी मैंने अपलोड इसीलिए की है ताकि आप उसको शेयर कर सको। और जो भी आप यूट्यूब पे वीडियो आती है उनको लाइक शेयर और कमेंट में जो भी डाउट वगैरह होते हैं तो वो लिख दिया करो। और जिसने भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो टेलीग्राम चैनल है वो अपना ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सभी न्यूज अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपर दे दी जाती है क्लास की, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, और मुझे कुछ पूछना है तो बताइए। रोशन पूछ रहा है फीस कितनी है, तो देखो फीस के बारे में मैंने एक प्रॉपर कंप्लीट वीडियो, ऑनलाइन क्लास के क्या बेनिफिट है, कैसे आपको अटेंड करनी है, कैसे आप ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन कर सकते हो, तो वो सब मैं आपको प्रॉपर फैसिलिटी दे चुका हूँ इसमें, और प्रॉपर उसके ऊपर एक वीडियो बता चुका हूँ। फीस मैंने बताई भी थी कि जो आपका एक पेपर है उसकी तो फीस रहेगी 799, यदि आप एक पेपर करते हो तो 799, यदि आप दो पेपर करते हो तो 1499, और यदि आप तीनों पेपर करते हो तो 199 1999, ये तीनों फीस रहेगी। यदि आप एक पेपर करना चाहते हो ओनली क्वांटम मैकेनिक्स का तो 799 799, दो पेपर करते हो तो 1499, और तीन पेपर करते हो तो 1999। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, जब तक आपकी एग्जाम होगी, जब तक अपनी जो लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो अपनी विशेष फिजिक्स क्लासेस की एप्लीकेशन है उसके अंदर रिकॉर्डेड मिलेगी। और जो आपके पास जो लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास आप डेली अटेंड कर सकते हो, इसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको 24 घंटे तक अवेलेबल रहेगी इसी एप्लीकेशन में।
और उसके बाद जो आप ये आपको यदि कोई भी और न्यूमेरिकल या कोई डाउट आता है तो उसको मैं प्रॉपर ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन से, इसमें ये जो सिस्टम है एक तरह से गूगल मीट का जो सिस्टम रहता है वो मीटिंग का जैसा ही सिस्टम है, तो इसमें अपन ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन करके प्लस अपना जो मटेरियल रहेगा वो उसमें एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में बाहर नहीं जाएगा। एक छोटे से छोटा क्वेश्चन होगा, यदि पेपर कितना भी घूम जाए मेरी गारंटी है कि वो अपने जो आपको मैं लिखा रहा हूँ उससे बाहर प्रॉपर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, वो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। तो आपको विश्वास रख के इस चैनल को आगे बढ़ाना है और अपने को जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको मटेरियल का भी पता लग जाएगा। क्लियर? सर ऐप को अपडेट करवाओ प्लीज। बिल्कुल, ऐप में केवल अपनी रिकॉर्डिंग क्लास है तो उसको तो अपडेट करवा देंगे, क्योंकि उसमें केवल रिकॉर्डिंग क्लास ही रहने वाली है। लाइव क्लास तो अपन यहीं पे चलाएंगे, क्योंकि लाइव क्लास में अपन को रिकॉर्डिंग भी फैसिलिटी वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाती है और 24 आवर्स तक है। तो ये भी मैंने पेड का ही ले रखा है, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको इसमें क्लियरिटी भी मिल रही है, चाहे सुबह हो शाम हो या जैसे भी रात को क्लास होगी, तो इसमें प्रॉपर एक टाइम, जब भी स्टूडेंट का एक बैच बनेगा उसमें प्रॉपर आपका एक टाइम कंज्यूम कर दिया जाएगा कि इस टाइम क्लास होगी, और एक प्रॉपर उसका ग्रुप भी बनाया जाएगा जिसमें क्लास की अपडेट तुरंत ही आपके पास मिल जाए। सर ऐप को, सर डाटा बहुत बचता है ऐप पर। कौन सी ऐप पर? अपनी ऐप पर या इस ऐप पर? डाटा बहुत जाता है, बट किसकी ऐप पर जाता है? देखो, यदि आपको तो भी डाटा जाता है तो आप एक काम करो, इसकी जब भी रिकॉर्डेड क्लास आती है उस रिकॉर्डेड क्लास को क्या करो, आप डाउनलोड कर दो, तो वो गैलरी में डाउनलोड होके सेव हो जाएगी। फिर आप उस क्लास को आराम से देख लो, तो उसमें कोई भी आपका डाटा भी नहीं जाएगा। और मैं प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ कि और भी आपका डाटा कम लगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा, वैसे एक क्लास है वो आपकी इस बार तो ज्यादा नहीं बन रही, पहले जो क्लास है वो हाई लेवल की बनी हुई है, सब जीबी में है, और ये वाली जो क्लास है रिकॉर्ड हो रही है वो अपनी केवल 300 MB 400 MB में है। तो ऑलमोस्ट आपका 300 400 MB की क्लास यदि अपलोड होती है तो आपकी जो क्लास यदि आप पूरी उसे ऑनलाइन देखते हो तो ऑलमोस्ट 100 या 150 MB में आपकी क्लास वो पूरी कवर अप कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा नेट नहीं जाएगा। सभी कंडीशन को अपन ध्यान में रखते हुए इसको आगे लेकर बढ़ेगी। बताओ, और कुछ पूछना है? आपकी ऐप पर विशेष, अच्छा मेरी ऐप में बहुत ज्यादा डेटा जाता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे यूज ले लो इसको। लाइव क्लास आपकी यूट्यूब पे जो कुछ है, बाकी और भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोर्स में अपन करते रहेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो बताइए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, किसी को कुछ पूछना है, वो चाहे इसी कॉलेज के हो या कोई अदर कॉलेज के हो। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं अपन वापस कल शाम वाली क्लास में 6 बजे, जो इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी, और उसमें अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे।